नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका डीडी बिहार पर। आज का यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम उन वर्ग के लोगों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में थोड़े दूर होते जा रहे हैं। आज हमारे स्वस्थ जीवन का विषय है बुजुर्गों में होने वाली आम बीमारियां। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर विभाष कुमार, जो हमसे इस बारे में और सारी जानकारियां साझा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार सर, हम सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो आम बीमारियां हैं वो क्या क्या होती हैं, कौन सी आम बीमारियां देखी जा रही हैं बुजुर्गों में आजकल? जैसे बुजुर्गों में क्या है कि जैसे बच्चा है कोई, तो उसके लिए कुछ विशेष रख रखाव देखभाल करने की जरूरत है। इसी तरह से बुजुर्गों में भी विशेष रख रखाव और देखभाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उम्र के साथ उनके ऑर्गन्स, उनके सिस्टम में धीरे धीरे थोड़ा सा डिटोरिएशन होता है, वो डिटोरिएट करता है। ठीक है ना। तो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज होता है जेरियाट्रिक एज ग्रुप्स। तो इंडियन सिनेरियो में 60+ को हम लोग जेरियाट्रिक एज ग्रुप्स मानते हैं। फॉरेन कंट्रीज यूरोप वगैरह 65 ये बेस लाइन है कि इस एज के बाद जनरली जेरियाट्रिक, वैसे 50+ में भी कभी कभी प्रॉब्लम्स अर्ली अगर एजिंग हो रहा है तो हो सकता है, लेकिन कॉमनली 60+ को हम लोग जेरियाट्रिक एज ग्रुप ट्रीट करते हैं। जिसके बाद कि ये माना जाता है कि उनके ऑर्गन्स उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे, उनकी मोबिलिटी उतना अच्छी नहीं रह जाएगी, मसल्स लॉस शुरू होता है, बोन डेंसिटी कमता है, स्किन प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम। जैसे ऐसे भी हम लोग जब पैदा लेते हैं उस दिन से हम लोग का बॉडी डिके करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस है जो आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे एज प्रोसीड करता है तो वो उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है। जेरियाट्रिक एज ग्रुप में खास करके बैलेंस का प्रॉब्लम है, स्ट्रोक, न्यूरल प्रॉब्लम्स मल्टीपल होता है। तो जेरियाट्रिक एज ग्रुप्स एक होलिस्टिक अप्रोच लेके ही जितना अच्छा अगर क्वालिटी लाइफ सुधारना है, जो कि हमारा बहुत बड़ा वर्ग एक, और जैसे जैसे हेल्थ सुविधा बढ़ते जा रही है, इस जेरियाट्रिक पॉपुलेशन बुजुर्गों की नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और उसको जितना अच्छा हेल्थ केयर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा उतना बढ़िया है। जी सर, हमने ये देखा है कि भारत का जो सर्वे आता है उसमें हमेशा बीपी या फिर शुगर की समस्या ज़्यादा देखने मिली है, खास करके जो 60 के ऊपर लोग होते हैं उनको। तो ये समस्या इतनी आम क्यों होते जा रही है भारत में? जैसे एज रिलेटेड एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है ना, ये मोस्ट जेनेटिक पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस है। उसके बाद मल्टीपल अदर कॉजेज भी हैं, और इंडियन सिनेरियो में नहीं, वर्ल्ड इवन की प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। लोग इस तरह से जितना केसेज है हाइपरटेंशन का, तो लोग उतना अवेयर अगर नहीं है, उस तरह का मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो बोलता है कि 50% दो में से एक ही आदमी के हाइपरटेंशन डायग्नोज हो पाता है। यहीं पे बात नहीं रुकती। हाइपरटेंशन डायग्नोज होना तो एक चीज, डायग्नोज होने के बाद ट्रीटमेंट भी 2 में से फिर एक ही आदमी को मिल पाता है प्रॉपर, और फिर ट्रीटमेंट भी मिला तो एडिक्वेट ट्रीटमेंट की सही ट्रीटमेंट जितना के रेंज में ब्लड प्रेशर, उसमें फिर आधा हो जाता है। तो इसलिए इफेक्टिवली ट्रीटेड लोग का नंबर बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि सही जो स्क्रीनिंग होना चाहिए पेशेंट्स का, सही टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और सही सोसाइटी में अवेयरनेस होना चाहिए, जो काम आप लोग को करना है। जी बिल्कुल। सर, जैसे कि बीपी या फिर आपने बोला डायग्नोसिस में कमी आती है, तो कितने कितने समय पे बुजुर्गों को अपने डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए या चेकअप कराते रहना चाहिए? ऐसे तो 40+ के बाद ही लोग को एक बार अपना डायबिटीज, हाइपरटेंशन स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एसेंशियल हाइपरटेंशन 40 to 60 के रेंज में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये 40+, जैसे जैसे एज प्रोसीड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे स्क्रीनिंग बढ़ाना चाहिए, कि आप इसके बाद है कि अगर कोई दिक्कत न भी हो तो ईयरली एक बार अपना हाइपरटेंशन के लिए बेसलाइन जो बेसिक वर्कअप है वो, और एक जनरल हेल्थ के लिए कोई भी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करके मिल लीजिए, कि आपका ब्लड प्रेशर देख ले, शुगर देख ले, जनरल हेल्थ कंडीशन देख ले, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम है ये देख ले। जी ठीक। सर, और बुजुर्गों में बहुत आम देखा जाता है भूलने की बीमारी। वो कुछ कहीं सामान कहीं रखकर भूल गए, या नॉर्मल भी कभी भूलने लगते हैं। तो ये एज रिलेटेड है या फिर इसमें कुछ और भी फैक्टर है? दोनों चीज डिपेंड करता है। जैसे डिमेंशिया मल्टीपल तरह का हो सकता है जी। सबसे कॉमन बुजुर्ग लोग में जो होता है उसको बोलते हैं सेनाइल डिमेंशिया। ये नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कि जैसे जैसे एज प्रोसीड करेगा, ब्रेन का एट्रोफी हो सकता है, मल्टीपल लेवल पे ब्रेन का एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ब्रेन का फंक्शनिंग उतना अच्छा रह नहीं जाता है, तो इसको सेनाइल डिमेंशिया एज रिलेटेड है। इसके लिए कुछ नहीं करने की जो, इसके लिए बस है कि फिजिकली एक्टिव रहे, मेंटली एक्टिव रहे, जितना हो सके लाइफस्टाइल को स्टैग्नेंट नहीं होने देना। इसके बाद आती है कि नहीं प्रॉपर डिमेंशिया, जैसे अल्जीमर्स डिजीज के चलते डिमेंशिया होती है, उसके लिए तो आपको ग्रेजुअली होगा कि आपका जो न्यू मेमोरीज बनना कम होने लगेगा। ऐसा ये क्लिनिकल एकदम पैथोलॉजिकल डिजीज है जी। तो इस केस में आपको जब लग रहा है कि नहीं अचानक से भूलने की समस्या बहुत तेजी में बढ़ रही, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, फिजिशियन से चाहे न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करके
देखना है कि नहीं और कुछ कारण है। कुछ लोगों में स्ट्रोक के बाद, जैसे मल्टी स्ट्रोक के बाद, इन्फार्क्ट के बाद भी डिमेंशिया वगैरह होता है। तो ये मल्टीपल कॉजेस, लेकिन सबसे कॉमन सेनाइल डिमेंशिया जो एज रिलेटेड है, उसके लिए तो हम लोग को मेंटली एंड फिजिकली एक्टिव रहने की जरूरत है, बुजुर्ग लोगों के लिए भी स्पेशली। और उसके अलावा जो अल्जीमर्स डिमेंशिया है, तो किसी अच्छे डॉक्टर जब लगे कि नहीं एकदम से पैथोलॉजिकल हो रहा है, कि बहुत ज्यादा भूलने की समस्या आ रही है, तब तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उस चीज के लिए चेकअप करवाना। जी सर, आपने डिमेंशिया वर्ड का यूज किया है, तो जो सामान्य भूलना होता है और जो डिमेंशिया होता है, क्या वो सेम है या अलग है? ये दोनों चीजें नॉर्मल है कि आप अगर किसी चीज पे कंसंट्रेटेड नहीं है तो भूलना तो वो एक कॉमन है कि हर आदमी के साथ हो सकता है। लेकिन एज के साथ ये समस्या बढ़ती है कि आप जैसे नाम अचानक से सामने खड़ा है, नाम आपको याद नहीं आ रहा है, एनोमिक डिमेंशिया बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे है कि चीज थोड़ा जल्दी आपके दिमाग से, तो उसका ट्रीटमेंट डायरेक्ट तो कुछ नहीं है सेनाइल डिमेंशिया के लिए। सेनाइल डिमेंशिया के लिए मेन ट्रीटमेंट यही है कि पेशेंट्स जितना फिजिकली एक्टिव रहेगा, जितना मेंटली एक्टिव रहेगा, जितना एनवायरनमेंट में रहेगा, लोगों के कांटेक्ट में रहेगा। इससे अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि बुजुर्ग लोग आइसोलेट हो जाते हैं जी। बच्चे हैं, काम पे लग गए, तो उस तरह से सोशल केयर मिल नहीं रहा है, सोशल लाइफ कम होने लगता है, उनके एज ग्रुप का बाकी लोग, कुछ लोग नहीं है, कुछ उस तरह का कांटेक्ट नहीं हो पाता है। पीयर ग्रुप जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग दोस्त के बीच में है, बात कर रहे हैं, फैमिली के बीच में है, लेकिन जनरली होता है ये सोसाइटी में है कि उस लेवल का केयर कम होने लगता है। तो मेंटली आप स्टैग्नेंट होने लगते हैं, लो मूड, डिप्रेस्ड होने लगते हैं, तो ऐसे भी आपका डिमेंशिया और बढ़ेगा। हाँ, जो प्रॉपर जो पैथोलॉजिकल डिमेंशिया है उसके लिए तो आपको ट्रीट करना है। सेनाइल डिमेंशिया या नॉर्मल जो है थोड़ा मोड़ा, उसके लिए लाइफस्टाइल प्रॉपर होना चाहिए, डाइट बढ़िया है, एक्टिविटी होना चाहिए, मेंटल फिजिकल दोनों। जी सर, आपने डिप्रेस्ड वर्ड का यूज किया है, तो डिप्रेशन क्या बुजुर्गों में जल्दी पता लग पाता है? पता लगना तो जैसे क्या होता है कि हम जैसे जैसे एज पास ऑन होता है तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिविटी है, वो कमने लगता है, स्लीप क्वालिटी गड़बड़ होने लगता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है, आप मूवमेंट कम करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे सर्कुलेशन कम होने लगता है बॉडी का, सारा फिजिकल एक्टिविटी, तो आपका लाइफ फिर है कि पर्पसलेस भी बहुत बार कुछ लोगों को फील होता है कि नहीं अब हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। जितना अच्छा फैमिली बैकअप रहेगा, सोशल सपोर्ट रहेगा, जितना वो कम्युनिकेटिव रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, मतलब लाइफ वो वहां पे रिटायरमेंट नहीं है, वो जस्ट एक पॉज है। काम आप सब कुछ कर सकते हैं, बस विथ सेफ्टी और प्रॉपर ध्यान रख के सुपरविजन में करना है। ऐसा नहीं है कि 60 प्लस हो गए, हम 65 प्लस हो गए तो आज मेरा रिटायरमेंट, आप आज से मेरा काम बंद। ये कंसेप्ट ही फ्लॉड है कि आप सब कुछ जो कि आप सारा कुछ स्टॉप हो जाना चाहिए। स्टॉप कुछ नहीं होता, आप वही हैं जो थे। आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, मेंटली हाँ विथ सेफ्टी रहना है कि आपको कोई ट्रॉमा ना हो, ठीक है ना। कहा कि तभी आप ये सब चीज से, नहीं तो एज तो किसी आदमी के लिए रुक नहीं सकता, बढ़ेगी। तो जो एज हो के भी आप गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे एक होता है मोर्टिलिटी कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग है, एक होता है मॉर्बिडिटी कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ चला गया, उससे बचने का यही उपाय है सोशल सपोर्ट, फिजिकली एक्टिव रहना, मेंटली एक्टिव रहना, आपको नॉर्मल लाइफ लीड करने का हमेशा कोशिश करना। जी सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी दी है कि परिवार को भी साथ देना है बुजुर्गों का। तो अब सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि बुजुर्गों में गिरने की भी बहुत कॉमन होता है कि कोई गिर जाते हैं, बाथरूम में गिरना हो गया, कहीं भी फिसल जाते हैं, वो इतना कॉमन क्यों है बुजुर्गों में और कितना खतरनाक है वो बुजुर्गों के लिए? देखिए, गिरना जो है एज ग्रुप में अगर सही से सोचे सबसे खतरनाक चीज है जी। इससे ज्यादा खतरा और क्यों? गिरने से सबसे कॉमन क्या होता है कि अगर कोई फ्रैक्चर हो गया, स्पेशली कुल्हे की हड्डी टूट जाना, जैसे बोलता ही है कि आदमी पैदा भी पेल्विस से आता होता है और मरने का भी कारण ऑर्थोपेडिक लोग, बहुत लोग कहते हैं कि सबसे कॉमन कॉज होता है पेल्विस, क्योंकि आप आए पेल्विस से, माँ के पेल्विस से निकले, और अगर हड्डी टूट गया, पेल्विक बोन फ्रैक्चर हुआ या अगर कुल्हे की हड्डी टूट गई तो आपका मोबिलिटी चला जाता है। और मोबिलिटी जाना, डेथ का सारा कुछ, इन्फेक्शंस का रिस्क, सारा परेशानी, जितना मोबिलिटी अगर आपका चला गया, बेड रिडन आप हो गए, बेड रिडन होते हाइजीन गड़बड़ होने लगता है कि सारा बाथरूम, टॉयलेट, एवरीथिंग आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जो कि बहुत बार उतना अच्छा हो नहीं पाता है। क्लीनिंग मुश्किल हो जाता है, पेशेंट केयर मुश्किल हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने से आपका बोन डेंसिटी कमने लगता है, मसल मास वीक होने लगता है। तो इसलिए मोबिलिटी, तो गिरने से बचने का बहुत जरूरत है कि फ्रैक्चर ना हो, ठीक है ना। और ना होने के लिए क्या जरूरत है कि आपका जितना एनवायरनमेंट आसपास का है वो कंडीशन, जैसे रूम है, अब बेड खत्म होते अगर दीवार मेरे सामने है तो मूव कैसे करेंगे, तो गिरने का संभावना बढ़ जाए। हर जगह है कि आपका जैसे बेबी प्रूफिंग होता है घर का, वैसे एल्डरली प्रूफिंग होना चाहिए कि आपका रूम है, इधर उधर कुछ भी क्लटर्ड नहीं है कि कहीं कुछ सामान पड़ा है, कहीं कुछ सामान, क्योंकि बुजुर्ग में गिरने का, टॉयलेट का पास बेडरूम से अटैच्ड होना चाहिए, एकदम क्लियर कट की, आसानी से वो जा सके बाथरूम,
उनको कोई परेशानी ना हो कि अंधेरे में खोजना पड़े। लाइट प्रॉपर होना चाहिए, लाइटिंग का व्यवस्था बुजुर्ग के आसपास बहुत वेल लिट रूम होना चाहिए, नेचुरल लाइट भी आर्टिफिशियल लाइट भी, ये सब मिला के अगर बाई चांस गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उस केस में बेड प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए कि उनका मोबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल रिगेन किया जा सके। बहुत लोग होता है उम्र में कि नहीं अब तो सर्जरी नहीं हो सकता है, अब तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है, अब जो है सो ठीक है जिसी तरह, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ प्रॉपर सुपरविजन में होगा, जिस लेवल का केयर के साथ होगा, प्रिकॉशन के साथ होगा, लेकिन उसका हर तरह का केयर होना चाहिए क्योंकि मोबिलिटी एज ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। जी सर, आपने अभी बोन का जो डेंसिटी है वो गिर जाता है, कम हो जाता है, या मसल लॉस होने लगता है, जिसको बोन की डेंसिटी गिरना को हम ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। हाँ। तो सर क्या वो मतलब साइलेंट डिजीज है, क्या वो धीरे धीरे बढ़ रहा है बॉडी में एज के साथ? एज के साथ क्या होता है कि हमारा सारा सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस, मसल का डिसयूज, एट्रोफी, ग्रेजुअली डिसयूज, जैसे जैसे स्टैग्नेंट लाइफ, ये तो नॉर्मल है, हर आदमी का होगा कुछ हद तक। तो ऑस्टियोपेनिया पहले होता है कि बोन डेंसिटी कम हो गया, फिर ऑस्टियोपेनिया अगर अनचेक्ड रह गया, अनट्रीटेड रह गया, तो बोन, जैसे डाइट अगर अच्छा नहीं, कैल्शियम डाइट में नहीं, प्रोटीन डाइट में, तो मसल वीक होगा, बोन वीक होगा। विटामिन डी का, जैसे धूप में नहीं जा रहे हैं हम लोग, होता है कि सीडेंटरी, इतना सीडेंटरी हो गया, ठंड का जैसा भी सीजन चल रहा है, बुजुर्ग आदमी इतना रूम में कि बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये इसको मोबाइल करने का उपाय है कि फिजियोथेरेपी प्रॉपर होना चाहिए, ग्रेडेड वे में एक्टिविटी बढ़ा के, सनलाइट भी मिल रहा है, प्रॉपर डाइट भी मिल रहा है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, तो क्या होगा, उनका मोबिलिटी भी बना। मोबिलिटी जैसे अच्छा होगा तो बोन डेंसिटी गिरने का रफ्तार रोक तो कोई नहीं सकता है, लेकिन स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन हो जाएगा तो वो उतना फास्ट नहीं आएगा कि अर्ली, अभी तो 60 प्लस में ही लोग को परेशानी होने लग रही है, पहले जो चीज 80 प्लस में होता था बोन डेंसिटी कम ना, अभी 60 प्लस में होने लग रहा है। तो ये डाइट, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, ग्रेडेड वे में, फैमिली सपोर्ट, सनलाइट प्रॉपर, ये सब तो एज ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम ये कह सकते हैं कि अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वो 80 का जो उम्र था वो धीरे धीरे अब 60 पे आ गया है, और वो अगर वैसे ही रहा तो वो और कम भी हो सकता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल किसी के लिए भी डेंजरस है, और एज ग्रुप में लोग सोचता है कि अब ठीक है उम्र है तो बाहर ना निकलेगी, लेकिन ये नहीं, एक्टिविटी करना है, बस कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए कि आपका जैसे अब एज होने से ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटना नहीं चलना, तो प्रॉपर वे में उस तरह से दो, लेकिन ग्रेजुअल वे में फिजियोथेरेपी टोटल देख के एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वॉकिंग वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी जो भी करना है, मसल ट्रेनिंग अब एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग जो है वो होना चाहिए कि जिससे कि आपका मसल स्टिफ ना हो, ज्वाइंट्स स्टिफ ना हो, लिगामेंट सपल रहे, आप अच्छे से चल पाए और काम कर सके। सर आपने फिजियोथेरेपी का चर्चा किया है, तो क्या फिजियोथेरेपी रेगुलर जरूरी है या फिर ट्रेनिंग जरूरी है उनको? फिजियोथेरेपी जस्ट अगर मान लीजिए कि मेरा जॉइंट्स मूव नहीं कर पा रहा है तो कुछ स्पेसिफिक वे में उसको ट्रेन करना होता है, क्योंकि आप अगर गलत ट्रेन होगा तो उसका लिगामेंट डैमेज का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो उस समय फिजियो, चाहे आप किसी ऑपरेशन से निकली हैं तो उस समय रिहेबिलिटेशन जल्दी हो जाए, इसके लिए फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ केसेस में होता है कि अब कार्टिलेज डैमेज ज्वाइंट का इतना ज्यादा हो गया कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है, जैसे बोले ना सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी हालत में मोबिलिटी बनाना है जी। तो अब मान लीजिए कि मेरा नी जॉइंट अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो मेडिकेशन है, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल चेंजेस है, वो ठीक हो, लेकिन इस लेवल पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेडिंग चला गया है कि अब एकदम ज्वाइंट स्टिफ हो रहा है, मोबाइल हम नहीं है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। अभी तो सक्सेसफुल टोटल नी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है जी। और उससे जो बुजुर्ग आदमी है अपना मोबिलिटी रिगेन कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में बहुत बार अच्छा फिजियोथेरेपी होने से जल्दी रिकवरी होता है जी। तो यही जी। सर और बुजुर्ग बहुत सारे जो होते हैं कैल्शियम की भी दवा खा रहे होते हैं, विटामिन डी भी खा रहे होते हैं, बीपी है तो उसकी भी दवा, शुगर है, तो क्या इतना सारा दवा खाना उनके लिए हानिकारक? जो नीडेड है, जैसे ओवर न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि हर समय कैल्शियम, डाइट सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट न्यूट्रिशन तो डाइट से आना चाहिए जी। जहां डिफिशियंसी है, ये एक हैबिट होता है कि नहीं ब्लाइंडली ही सब कुछ, सारा विटामिन इतना दवा खा लिए, वो मेंटल प्रेशर हो गया दवा खाने का ही। लेकिन हाँ जहां नीडेड है, जैसे किसी को B12 का डिफिशियंसी है, अगर ऑब्वियस प्रूवन है तो दवा लेंगे। एक हैबिट हम लोग का भी हो गया कि ब्लाइंडली कुछ भी ले लेने का, ऐड देखे दवा खा लिए, न्यूज देखे दवा खा लिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ जिस चीज में आपका बॉडी डिफिशियंट है वो चीज लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तो डाइट है। सारा न्यूट्रिशन का सेंटर पॉइंट डाइट है, जो जितना अच्छा डाइट, प्रॉपर वेल कंट्रोल डाइट रहेगा तो सप्लीमेंट कम लेना पड़ेगा सीधा। सर एज बढ़ने के साथ कई बार भूख भी कम हो जाता है बुजुर्गों का, और चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है उन लोग में, तो इस चीज को कैसे टैकल किया जा सकता है? एज बढ़ रहा है तो अब एक्टिविटी कम हो रहा है आपका, नेचुरली उस फिजिकल एक्टिविटी में आप है नहीं, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो रहा है, तो अब
स्मॉल फ्रिक्वेंट मील ले देना, क्योंकि गट का उतना जो स्टोमक का उतना डिस्टेंसिबिलिटी नहीं रह जाता है कि डिस्टेंड करके बहुत ज़्यादा खा सके। उसके बाद आपका मोबिलिटी उतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा पचा सके एक साथ। तो आपको इजिली डाइजेस्टेबल लेकिन हाई प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट है कि 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन लेना है। बस ये है कि डाइट को अच्छा रखना है, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, कि पेट को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, प्रॉपर वे में डाइट रहना चाहिए कि ज़्यादा एक साथ खाएगा तो रिफ्लक्स होगा, सारा स्फिंक्टर्स वगैरह उतना अच्छा काम नहीं करता है। मोबिलिटी बनाने से, एक्टिविटी रहने से डाइट थोड़ा एपेटाइट ऐसे ही इंप्रूव होगा। और दूसरा है कि आप चिड़चिड़ापन, यही है कि आप आइसोलेटेड अगर हैं, आप किसी होता है क्या उम्र के साथ कोई बात करने वाला नहीं मिलता है, अगर खास करके अगर वाइफ नहीं है, हस्बैंड चाहे हस्बैंड है तो वाइफ नहीं, वाइफ है तो हस्बैंड, ऐसा तो फिर और आइसोलेशन होता है उस चीज में। तो उसमें समय फैमिली सपोर्ट काम आता है कि वो बैलेंस लाइफ स्टाइल जो है एज ग्रुप में वो बहुत जरूरी है, तभी वो अपना लाइफ को फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाएंगे। ठीक है सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो डाइट लेना है बुजुर्गों को, उसमें प्रोटीन रिच होना चाहिए, कैल्शियम रिच डाइट होना चाहिए वो। तो ये शरीर में एक हेल्दी वे पैदा करता है और दवाइयाँ कम खानी पड़ती हैं इसमें। सर हम ये भी आपने बात किया कि वाइफ का कभी लॉस हो जाता है, हस्बैंड का लॉस होता है, तो अकेलापन बहुत ज़्यादा मतलब फैक्टर है एजिंग में, तो क्या वो उससे डिप्रेशन या मेंटल कोई और ट्रॉमा उससे बढ़ जाता है? बिल्कुल, डिप्रेशन तो वन ऑफ द मोस्ट क्लिनिकल प्रॉब्लम है जो कि लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैमेज करता है। जैसे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ पोस्ट डिप्रेशन डिप्रेसिव पेशेंट्स में बहुत डैमेज होता है, और खास करके तब जब आपके पास कोई उसको आपका दर्द बांटने वाला, आपसे कम्युनिकेट करने वाला आदमी कम हो। अभी सोसाइटी क्या है, आइसोलेटेड होता जा रहा है, अपार्टमेंट्स में है अपने अपने, जैसे एकदम से लोग आइसोलेटेड एक डब्बा में पड़ा हुआ है। तो ये सोशल ग्रुप्स बने, बढ़िया पार्क्स का व्यवस्था है आपके आसपास में, रोड्स बुजुर्ग लोग के लिए ऐसा रहे कि उसमें आराम से वो चल सकें। तो एज ए सोसाइटी भी हम लोग को डेवलप होने की जरूरत है कि जिसमें कि वो जैसे बेबी फ्रेंडली हो वैसे ही एज ग्रुप, जेरियाट्रिक एज ग्रुप फ्रेंडली हो, कि पार्क्स बढ़िया है जहाँ कि वो विथ रेस्पेक्ट घूम सके, उनका एक पीयर ग्रुप हो। ऐसे बहुत शहरों में ऐसा होता है कि वो अपना ग्रुप बना के 10, 20, 50 ऐसा ग्रुप है, लोग जाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, जिससे कि उनका मेंटली भी बहुत रिलैक्स होते हैं। फैमिली तो है ही, साथ साथ बाहर भी एक अच्छा सोसाइटी क्रिएट होने से, तो दोनों चीज रिक्वायर्ड है। सर मानसिक रोग जो है क्या वो शारीरिक रोग में भी कुछ अपना रोल प्ले करता है? बिल्कुल, मानसिक रोग जैसे होगा तो आपका सारा जो इफिशियंसी है डाउन हो जाए। दोनों चीज कोरिलेटेड है। बॉडीली डिसेबिलिटीज होगा, मान लीजिए कि आपका बहुत वीकनेस है, स्ट्रोक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, सारा कुछ एज के साथ बढ़ता है। तो एक तो आपको हमेशा फील आता है कि आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रही हैं, जो भी एज ग्रुप का लोग, तो मेंटली स्ट्रेस्ड होता है। और स्ट्रेस होगा तो फिर और फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी का फंक्शनिंग, कोर्टिसोल रिलीज होता है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है, तो और फिर ये डिजीजेज बढ़ने लगते हैं। तो दोनों कोरिलेटेड है बेसिकली, एक बढ़ेगा दूसरा को बढ़ा, साइकिल चलते रहता है, एक बढ़ा दूसरा बढ़ा, फिर वो बढ़ा तो पिछले वाले को बढ़ा, तो ऐसे ऐसे डिजीज भी प्रोग्रेस करता है। तो मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस एज ग्रुप में दोनों पे काम करने की जरूरत है। जी सर, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी से गर्मी या गर्मी से ठंडी आती है, तो हम देखते हैं कि बुजुर्गों में बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो क्यों बढ़ती हैं? जैसे जब भी वेदर चेंज, खास करके अभी ठंड का सीजन जैसे है जी, तो क्या होता है, इससे इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, न्यूमोकोकल निमोनिया जो करने वाले बैक्टीरिया, उसका चांसेस बढ़ जाता है। उसका ठंड में और है कि लोग ज़्यादा एकदम एक जगह गैदरिंग करता है ठंड के टाइम में, चाहे धूल धुआं आग के पास ज़्यादा जा रहा है, डस्ट एक्सपोजर बढ़ रहा है, चाहे धुआं का एक्सपोजर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रहा है, तो जैसे ये सब है इन्फ्लुएंजा का जैसे, तो चांसेस वायरल सीजन ये ठंड के टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, और उससे बुजुर्ग लोग में कॉमनली निमोनिया हो जाता है। ऐसे ही न्यूमोकोकल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्यों होता है? म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कम हो जाता है एज होने से। ऐसे ही हमारा जो हायर फंक्शन उतना अच्छा नहीं रहता है, तो एस्पिरेट होने का चांसेस होता है। और क्या होता है, म्यूकस का आपका जो लाइनिंग है एयरवेज का, वो उतना अच्छा काम नहीं करता है। ठंड में वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो क्लियर नहीं कर पाता माइक्रो एस्पिरेशंस को। इसके बाद क्या है कि ठंड के साथ सर्कुलेशन हैम्पर हो जाता है आपका। तो एज ग्रुप में तो ऐसे केसेस में, जैसे कोई ब्रोंकियल अस्थमा का केस है या सीओपीडी का, तो उसको वैक्सीनेट जैसे बच्चे होते हैं वैसे उनको भी करना चाहिए कि आप न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन करवा दें, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दिलवा दें। ये बहुत बेनिफिट, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ईयरली मिलता है, तो ये हॉस्पिटलाइज होने का रिस्क को कम करता है। जी सर, जैसे हम बच्चों में देखते हैं कि बढ़ती उम्र में शरीर में जो बदलाव आते हैं उससे बच्चे थोड़ा संकोचित होते हैं किसी भी चीज़ को करने में। क्या बुजुर्गों में भी शरीर में जो बदलाव आता है उससे वो संकोचित होते हैं या दुखी हो जाते हैं? स्ट्रेस्ड फील करना, चाहे लगना कि नहीं कुछ, ये बिल्कुल जैसे अब सिंपल सबसे कॉमन क्या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है,
या फीकल इनकॉन्टिनेंस बहुत बार बुजुर्गों में होता है जी। या यूटीआई होने का रिस्क बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो उसका प्रॉपर केयर है कि ठीक है एडल्ट डायपर्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर उनका डिग्निटी हर आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है। लोग ये भूल जाता है कि अब ठीक है बच्चे में तो ठीक है, बच्चे में भी डिग्निटी इंपॉर्टेंट है और बुजुर्ग में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ विथ प्रॉपर केयर बिता सकें। तो ये बिल्कुल होता है, जितना वेल डिग्निफाइड कंडीशन में रहेंगे उतना उनका लॉन्जिटिविटी ऑफ लाइफ अच्छा रहेगा, क्वालिटी लाइफ अच्छा रहेगा जी। और फैमिली, अभी तो ये आइसोलेटेड होने से प्रॉब्लम हो रहा है, बुजुर्ग आदमी अवेलेबल नहीं है तो बच्चे को दिक्कत हो रहा है, ऑटिज्म बढ़ रहा है, ये तो दोनों के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए भी बुजुर्ग लोग का होना बहुत अच्छा है। सर और बुजुर्ग जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है तो मतलब वो कुछ चीज़ को लेके दुखी भी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे अपने अनुभव को लेके वो काफ़ी ज़्यादा साझा करते हैं लोगों से। और सर पैरालिसिस का केस भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि 60 के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को हिट करता है पैरालिसिस, तो एज बढ़ने के बाद क्यों इतना ज़्यादा बढ़ जाता है पैरालिसिस? जैसे पहला कारण तो आपको बताया कि जैसे हम लोग पैदा लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है कि हमारे आर्टेरियल लाइनेज वेसल्स के लाइन पे कोलेस्ट्रॉल प्लेक बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे हर जगह। वो कार्डियक सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, तो हार्ट अटैक सुनती होंगी, ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो स्ट्रोक होने लगता है, ब्रेन में जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है कभी, जैसे जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा बताया कि प्रॉपरली कंट्रोल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है या एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो हेमरेज का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ऐसे तो अब अवॉइडेबल 100% तो है नहीं, एज के साथ हर आदमी अमर तो कोई होने नहीं जा रहा है, मोर्टेलिटी तो रहेगी ही, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है कि हर बीपी का राइज अगर 10 भी कमता है तो स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज्यादा कम जाता है। तो बीपी कंट्रोल रहना चाहिए, जो रेंज रिक्वायर्ड रेंज है उस रेंज में रहे। शुगर कंट्रोल है, मोबिलिटी अच्छा है, ट्रॉमा का हिस्ट्री ज्यादा नहीं हो रहा है, पेशेंट एक्टिव लाइफ स्टाइल बिता रहा है, प्रॉपर वे में डायग्नोसिस हो रहा है तो उस हिसाब से दवा ले रहा है, तो स्ट्रोक का रिस्क कमेगा। नहीं तो एज के साथ तो आपका वेसल्स स्टिफ हो रहा है तो हेमरेज का रिस्क बढ़ेगा, वेसल्स एथरोज हो रहा है तो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ेगा। तो ये सब तो बिल्कुल होना ही होना है, लेकिन प्रॉपर कंट्रोल और डायग्नोसिस के साथ, मतलब उसका ट्रीटमेंट अगर अच्छे से किया जाए तो उसको कम किया जा सकता है। जी सर, बहुत लोग अपने घर में ग्लूकोमीटर, शुगर जांचने की मशीन या बीपी जांचने की मशीन रखते हैं, तो क्या घर में वो सही बताता है या जैसे हाँ, अगर गुड क्वालिटी मशीन्स है, जैसे अभी जो कंसेप्ट है ब्लड प्रेशर के लिए वो है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, मतलब 24 घंटा का जो कोई भी न्यूली डायग्नोज हाइपरटेंशन है, क्योंकि हम लोग जैसे क्लिनिक में बहुत लोग जाता है तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो डॉक्टर और उस इन्वायरमेंट पर जाके पेशेंट थोड़ा पैनिक कर जाता है। तो होम बीपी हम लोग अभी तो प्रॉपर बोला जाता है कि आप एम्बुलेटरी 24 घंटा, वो जैसे बीपी ईसीजी होता है चाहे उसी तरह बीपी देख के तब आप डायग्नोसिस कीजिए। उससे ज्यादा अच्छा एक होता है कि नाइट में भी बीपी कैसा था, डे में कैसा, पूरा एक चार्ट मिल जाता है। तो उतना करना कभी मुश्किल होता है तो होम बेस्ड बीपी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हाँ सर्टिफाइड मशीन होना चाहिए जो कि एकदम से रिकॉर्डेड, तो ऑलमोस्ट 5-10 के प्लस माइनस में वो काम करता है और ये यूजफुल है। बिल्कुल सर, बहुत बुजुर्ग स्मार्ट वॉचेस भी यूज करते हैं जिसमें बीपी या फिर कई बार ब्लड प्रेशर और ये शुगर भी बता देते हैं वो कई बार, तो क्या ये मतलब सही होता है यूज करने में? हाँ, अप्रोक्सीमेट सही होता है। ऑब्वियस अगर आपको कुछ दिख रहा है बीच में, आप 100% उससे रिलाई मत कीजिए, उसको बीच बीच में कैलिब्रेट करते रहिए कि हम ये जो चेक किए बीपी, अब सामने में एक बार हम डॉक्टर से चेक करवा लिए, चाहे कोई प्रॉपर क्लिनिक में जाके चेक करवा लिए, दोनों को क्रॉस मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो हमेशा बढ़िया होता है। सर, बुजुर्ग दर्शकों के लिए आपका एक सबसे मुख्य क्या एडवाइस रहेगा? बुजुर्ग दर्शकों के लिए सबसे मुख्य एडवाइस है कि पहले तो 60 को रिटायरमेंट नहीं माने, ठीक है? आप मानिए कि जो लाइफ मेरा चल रहा था एक्टिव, हम उसी तरह रहेंगे, बस विथ प्रिकॉशन, कि ओवर जीलस होकर प्रिकॉशन नहीं छोड़ना है, और मोबाइल रहिए, एक्टिव रहिए, और डाइट जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया लीजिए, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, रफेज, फाइबर फूड सब कुछ लीजिए, और समय समय पे किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप कराते रहिए। जी सर, तो सर ने हमसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और अपना अमूल्य समय हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस कार्यक्रम का पार्ट होने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।